हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समंकों का सारणीयन। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने समंकों के बारे में अध्ययन किया था, प्राथमिक और द्वितीयक। आज हम पढ़ेंगे कि जो डेटा हम एकत्रित करते हैं उनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके ताकि उनके द्वारा किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति हो सके। वैसे तथ्यों का ढेर जब तक उद्देश्य परक नहीं होता है तब तक उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। तो तथ्यों को उपयोगी बनाने के लिए एवं विश्लेषणात्मक बनाने के लिए उनका एक निश्चित उद्देश्य के अनुसार सारणीयन करना आवश्यक होता है। तो सारणीयन का अर्थ एवं परिभाषा कच्ची सामग्री के रूप में एकत्रित संख्यात्मक तथ्यों को उनकी अनुरूपता के आधार पर बांटकर व्यवस्थित रूप में सारणीबद्ध करना ही सारणीयन कहलाता है। यानी उसको एक टेबल का रूप प्रदान करना और उनमें एक उद्देश्य होना चाहिए कि इस उद्देश्य के आधार पर उनको सारणीबद्ध किया गया है। सारणीयन की ब्लेयर की एक परिभाषा काफ़ी प्रसिद्ध है, वो इस प्रकार से है। अपने व्यापक अर्थ में सारणीयन समंकों को खानों तथा पंक्तियों के स्वरूप में रखने की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। यानी तथ्यों को खानों कॉलम्स में और रोज में हम देखते हैं कि जो टेबल होती है उसमें 2-4 खाने और 2-4 जो है वो पंक्तियां हो सकती है, 10 पंक्तियां हो सकती है, 3 खाने हो सकते हैं, 4 कॉलम हो सकते हैं, 10 पंक्तियां हो सकती है। तो उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार का टेबुलेशन किया जा सकता है। जैसे कि अर्थशास्त्र में अंक, तो कक्षा के विद्यार्थियों के नाम और अंक, ये भी एक टेबल है। उसमें दो खाने होंगे और पंक्तियां उतनी हो जाएगी जितने की विद्यार्थी हैं। तो ये एक टेबल हो गया कि अर्थशास्त्र में विद्यार्थियों के अंक। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सारणीयन संकलित एवं वर्गीकृत समंकों को क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ढंग से इस प्रकार प्रदर्शित करने की क्रिया है जिससे कि उन्हें तुलनात्मक बनाया जा सके व उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा सके। यानी उस सारणी के अंदर जो विशेष रूप से जो प्रदर्शन करने की क्षमता है, अगर वो उसको प्रदर्शित कर पाने में सफल है तो वो एक अच्छी सारणी कहलाती है। या जो संकलित तथ्य है उनका वर्गीकरण इस प्रकार से हो जाए कि उनके द्वारा तुलना की जा सके और उनके द्वारा डेटा का पूरा प्रदर्शन किया जा सके। टेबुलेशन के उद्देश्य क्या हैं सारणीयन के? सबसे पहला उद्देश्य उसका यह है कि ये तथ्यों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि समंकों का सरल एवं स्पष्टीकरण हो जाता है। समंक सरल तरीके से और स्पष्ट तरीके से उसके अंदर, एक तो हम भाषा के अंदर लिखते हैं कि उसके इतने अंक आए, उसके इतने अंक आए, उसने इसमें ये करा, उसने ये करा, और एक हम टेबल के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो एकदम से अपन 5-7 चीज़ें या 10 चीज़ें जो होती है वो एक साथ एक ही नज़र में देख सकते हैं। विश्लेषण योग्य प्रस्तुतिकरण, सारणी इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि उस सारणी को देखने के बाद में उसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके। जैसे कि एक जनसंख्या का एक पाई डायग्राम बनता है, उसमें ये लिख दिया जाता है कि 85% हिंदू, 12% मुस्लिम, 2% ये ईसाई, 1% सिख। तो इस प्रकार से जो ही अपन उसको देखते हैं तो एकदम से स्पष्ट हो जाता है टेबल के अंदर कि भाई इस टेबल में कुल जनसंख्या के अंदर ये इस प्रकार से इस प्रतिशत के अंदर जनसंख्या का वितरण है। आकर्षक प्रदर्शन में सहयोग करती है सारणी। सारणी हमेशा उसको जो है डेटा को प्रेजेंट करने में उसका सहयोग प्रदान करती है। सारणीयन व वर्गीकरण दोनों ही सांख्यिकी की मुख्य क्रिया है और इनके बिना सांख्यिकी तथ्य कच्ची सामग्री ही रह जाते हैं। बिना वर्गीकरण किए या बिना सारणीयन के जो तथ्य होते हैं वो एक कच्ची सामग्री के रूप में ही होते हैं, क्योंकि जब तक किसी भी तथ्य को उद्देश्य नहीं दिया जाएगा तब तक वो उपयोगी नहीं हो सकता। दोनों क्रियाओं में पहले वर्गीकरण किया जाता है और फिर उसी आधार पर सारणीयन किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया कि एक कक्षा में अर्थशास्त्र में अंक, तो उस कक्षा के अंदर अगर 80 विद्यार्थी हैं
तो हम एक टेबल तो इस प्रकार से बना सकते हैं कि 80 के 80 का सीरियल नंबर दे दें और उस सीरियल नंबर के अनुसार उनके अर्थशास्त्र में आए हुए अंक दे दें। दूसरा कि उसको और ज़्यादा आकर्षक और बनाना है तो हम वर्गीकरण कर सकते हैं कि 0 से 10 अंक लाने वाले विद्यार्थी, फिर 10 से 20 लाने वाले, फिर 20 से 30 लाने वाले, फिर 30 से 40 लाने वाले, 40 से 50 लाने वाले। तो इस प्रकार से हम उसका वर्गीकरण करके भी विद्यार्थियों की संख्या को उसमें दर्शा करके हम ये बता सकते हैं कि इतने विद्यार्थी अच्छे नंबर लाए हैं और इतने विद्यार्थी कम नंबर लाए हैं, या इतने विद्यार्थी सफल हुए हैं, इतने विद्यार्थी असफल हुए हैं। तो सारणीयन के साथ ही उसका वर्गीकरण का पार्ट चलता है। वर्गीकरण यानी वर्गों के रूप में उसको विभाजित कर दिया। तो उस वर्ग, और अगर अपन उसको जनसंख्या को भी डिवाइड करते हैं, लिंग अनुपात को डिवाइड करते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि वर्गीकरण करके कि इस वर्ग में इतने, इस वर्ग में इतने, कई प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। सारणी के भाग, सारणी के जो मुख्य भाग है उनमें सारणी की संख्या व शीर्षक, सारणी की संख्या कितनी है, जैसे कि पहली सारणी है तो टेबल 1, फिर टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, और उसका शीर्षक राजस्थान में जिलेवार जनसंख्या का वितरण, या राजस्थान में जनसंख्या का वितरण। तो एक तरफ जिले लिख दिए और दूसरी तरफ जनसंख्या लिख दी, इसमें 2.5%, 3%, 4%, तो वो वितरण कहलाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है तुरंत पता चल जाएगा। उप शीर्षक या अनुशीर्षक, कोई भी टेबल इस प्रकार की है कि उसके अंदर और शीर्षक बनता है, तो हमने जैसे कि ऊपर लिख दिया राजस्थान में जनसंख्या का वितरण, तो नीचे पहला जो कॉलम, पहली जो पंक्ति होगी उसमें हम लिख देंगे कि हिंदू जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या और ये ईसाई जनसंख्या। तो प्रत्येक जिले के अंदर हिंदुओं का कितना प्रतिशत है, मुस्लिम का कितना प्रतिशत है और ईसाई का कितना प्रतिशत है, वो आ जाएगा। तो ये जो पहला कॉलम जो बनता है, पहला जो रो बनता है, वो उप शीर्षक या अनुशीर्षक कहलाता है। सारणी का मुख्य भाग या बॉडी, जिसके अंदर अपन तथ्य दर्शाते हैं। रेखाएं खींचना व रिक्त स्थान छोड़ना, जितने उसके अंदर डेटा अपने को शो करना है उतनी उसके अंदर रोज हो जाएगी, और उसी रोज के अनुसार उसके अंदर, और नीचे जैसे कि जोड़ या इस तरह का भी एक और खाना जोड़ दिया जाएगा। पदों की व्यवस्था करना, वर्ग बनाए हैं तो वर्गों की व्यवस्था करना, और टिप्पणियाँ करना। टिप्पणियाँ उस टेबल के अंदर नीचे भी लिख सकते हैं कि ये स्टार दर्शाया है तो इस स्टार का मतलब ये होता है, कहीं पे एक दर्शाया है तो ये एक होता है, और उद्यम यानी फुटनोट्स वगैरह उसके अंदर हम नीचे लिख सकते हैं। एक उत्तम सारणी के आवश्यक लक्षण इस प्रकार से हैं। एक जो बेहतर सारणी होती है या अच्छी सारणी होती है, उसको वो आकर्षक होती है, उसमें कलर, डिजाइन, और देखते ही एकदम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये इस उद्देश्य को लेकर के सारणी बनाई गई है। उचित आकार होना, उसके अंदर कॉलमों और पंक्तियों की संख्या उचित होनी चाहिए, न तो एक आध कॉलम कम हो या ना एक आध पंक्ति कम हो, या ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तुलनीय होना चाहिए, टेबल इस प्रकार की होनी चाहिए कि उस एक टेबल से डेटा की तुलना की जा सके आराम से। बिना तुलनीय टेबल का कोई उपयोगिता नहीं होती है। तुलना करते ही पता चल जाना चाहिए कि सबसे नंबर 1 पर ही है, नंबर 2 पर ही है, नंबर 3 पर ही है, या सबसे कम कौन सा है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है ना। इस प्रकार से लोगों को या टेबल को देखते ही ये चीज़ उनके दिमाग में आ जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही सारणी का निर्माण होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव के सारणी का निर्माण कोई मतलब नहीं रखता है। तो उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, और वैज्ञानिकता होनी चाहिए उस सारणी के अंदर कि हमने इस सारणी में इतने कॉलम और इतने रो लिए हैं तो क्यों लिए हैं, उसका क्या कारण है। समस्त अंगों का समावेश होना चाहिए उस सारणी के अंदर, शीर्षक से लेकर के उसके मुख्य भाग और तुलनात्मकता इत्यादि सभी गुणों का समावेश उसके अंदर होगा, तो वो एक उत्तम सारणी हो जाएगी। सारणी के प्रकार, सारणी को उद्देश्य के आधार पर 2 उद्देश्यों में बांटा जा सकता है, एक सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और दूसरा विशेष उद्देश्य वाली सारणी। जो सामान्य उद्देश्य वाली सारणी होती है उसमें और उद्देश्य निकल सकते हैं, जैसे कि राजस्थान की जनसंख्या का वितरण, ये सामान्य उद्देश्य हो गया। लेकिन विशेष उद्देश्य राजस्थान की जनसंख्या में साक्षरता की स्थिति, तो जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या के अंदर साक्षरता की स्थिति। राजस्थान में लिंग अनुपात, तो एक विशेष उद्देश्य वाली होगी। लेकिन जनसंख्या का वितरण, तो जनसंख्या के कई पहलू हैं, उनका एक सामान्य उद्देश्य होता है, तो वो वाली सारणी। मौलिकता के आधार पर प्राथमिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी। प्राथमिक सारणी मुख्य सारणी होती है,
व्युत्पन्न सारणी उस प्राथमिक सारणी से और सारणी बनाई जा सकती है, तो उसको अपन व्युत्पन्न सारणी कहते हैं। रचना के आधार पर सरल एवं एक गुण, अगर हम 1-2 कॉलम लेते हैं तो वो एक गुण वाली सारणी हो जाएगी, अगर हम 3 या 4 कॉलम लेते हैं तो वो बहुगुणी सारणी हो जाएगी। एक गुणी सारणी जैसे कि जिले और इधर जनसंख्या। बहुगुणी सारणी के अंदर जिले, जनसंख्या, साक्षरता अनुपात, लिंग अनुपात, है ना, और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, तो इस प्रकार से 2-3 कॉलम ले लेंगे उसके अंदर, तो वो द्विगुणी या बहुगुणी सारणी कहलाती है। ये जो सारणी है वो द्विगुणी सारणी है। इसके अंदर जनसंख्या ले लिया और परसेंटेज ऑफ चेंज ले लिया, 3 हो गए कॉलम। एक नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, दूसरा 2001 की जनसंख्या, तीसरा 2011 की जनसंख्या, और तीसरा इसमें चेंज आ गया, लिटरेसी रेट एंड चेंज इन द लास्ट, तो ये बहुगुणी सारणी हो गया। लिटरेसी रेट तो है ही है, और लिटरेसी रेट के अलावा इसके अंदर कितना चेंज हुआ है उसको भी ये दर्शा रहा है। तो ये इसका शीर्षक हो गया, ये इसका उप शीर्षक हो गया, ये जो टेबल है उसकी पूरी बॉडी हो गई जिसमें ये आता है, और ये इसका सोर्स आ गया है उसके नीचे। तो इस प्रकार से ये एक कंप्लीट टेबल है, और इसमें जो डेटा है वो तुलनीय है, आकर्षक है। ये देखिए इसके अंदर चूरू के अंदर माइनस हुआ है, तो ये तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर इस दशक के अंदर जनसंख्या जो है वो कम हुई है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि कहाँ हुई है, देखिए धौलपुर में 10% चल रहा है इस कॉलम के अंदर सर्वाधिक, और देखिए ये 10.42 चल रहा है, तो ये और 10.42 चल रहा है, और ये टोंक में देखिए 10.49 चल रहा है, और भी ज़्यादा हो गया है इसके अंदर। तो इस प्रकार से सर्वाधिक जनसंख्या जो है उसको अपन कुछ कलर भी दे सकते हैं, बोल्ड या इस प्रकार का। बांसवाड़ा के अंदर 11.66, यानी सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि कहाँ रही, बांसवाड़ा के अंदर रही 11.66 का हमसे। तो इस प्रकार से ये एक मल्टी फैक्टर वाली टेबल हो गई, और एक उचित टेबल और एक उत्तम टेबल जिसको अपन कह सकते हैं वो वाली होगी। धन्यवाद।